हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन जून 2022 की आप लोगों के सामने है। इस पत्रिका की मार्केट वैल्यू है 30 रुपये। ये आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं भी होती है। ओके, तो इसकी जो पीडीएफ है वो उपलब्ध कराई जाएगी। मैं अभी बताता हूँ किस तरीका हुआ। वैसे आप देखो, इसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। स्पेशली जो कंटेंट है वो एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग से रिलेटेड है। एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग का मतलब ये है, मतलब तो हम देखेंगे पूरी मैगजीन इसी चीज़ के ऊपर है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक क्या होती हैं प्लेनेटरी बाउंड्रीज, क्या होती है कैरिंग कैपेसिटी। मेंस में क्वेश्चन निकल चुके हैं इन सब पॉइंट से। और भी चीज़ें उनको भी देखेंगे, कैसे फूड सिस्टम इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, या फिर जीआईएस रिमोट सेंसिंग कैसे यूज़ की जा सकती है। तो लाइट पोल्यूशन क्या होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं ज़रा पीडीएफ की। और बहुत सारे बच्चों को इसकी ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो चाहिए रहती है। ओके, वो कहते हैं कि परचेज़ कहाँ से करें, कैसे सब्सक्रिप्शन लें, वगैरह वगैरह। तो सब्सक्रिप्शन लेना इसका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ओके, जब आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ से सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे लेना है, कितने महीने का है, या फिर कौन सी ओरिजिनल चीज़ है, वेबसाइट सही कौन सी है। ये सब चीज़ें बहुत टिपिकल हैं, नहीं एक्सेस हो पाती। तो आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वैसे तो ये 30 रुपये में यहाँ पर मिलेगी। जून 2022 की है। मेरे पास जनवरी से लेकर के जून 2022 तक की सारी हैं। मई तक की तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दी हैं, फ्री में है वो। लेकिन जून की फ्री नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्योंकि लोग बाग जो हैं वो पीडीएफ कलेक्टर बनते चले जा रहे हैं, जबकि वो आए हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए। तो इस चक्कर में पीडीएफ की अगर हम बात करें तो 3 तरीके की पीडीएफ जो हैं वो होती हैं। एक होती है क्लीन पीपीटी पीडीएफ, जैसी कि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही सब। दूसरी होती है एनोटेड पीपीटी पीडीएफ, जो मैं मार्क यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये सब लगाए होते हैं उसमें, तो आसानी रहती है देखने के लिए कि भाई इस बंदे ने यहाँ पर मार्क किया था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जा रही है। ओके, तो ये एक होती है ओरिजिनल पीडीएफ, जो गवर्नमेंट या एजेंसीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी रिलीज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल मैगजीन होती है, वो ई पीडीएफ होती है। तो ये दोनों जो हैं वो क्लीन पीपीटी पीडीएफ और एनोटेड पीडीएफ, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएंगी। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लो। जो ओरिजिनल पीडीएफ है आपको, जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज होती है, वो आपको फ्री नहीं मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। उसके लिए आपको 10 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आपको इस वाले टेलीग्राम पर जाना है, उस वाले पर मत जाइए, ठीक है, ये वाले पर नहीं जाना है। ओके, ओरिजिनल के लिए आपको इस वाले टेलीग्राम लिंक पर जाना है, और लिंक पर जा करके आप मुझे मैसेज करोगे कि मुझे साइंस रिपोर्टर मैगजीन चाहिए। उसके आगे मंथ ज़रूर मेंशन करें कि कौन से मंथ की चाहिए, और आपको मैं क्यूआर कोड और यूपीआई भेजूंगा। सिर्फ 10 रुपीज़ के लिए है। 60 पेजेस ऑफ नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेंगे, और उसके बाद आपको पीडीएफ जो है वो उपलब्ध हो जाएगी, जैसे ही आप 10 रुपीज़ जो है वो पे कर देते हैं तुरंत। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। ओके, तो सिर्फ वही खरीदे जिसको ज़रूरत है, क्योंकि आप देखोगे कि मैं जो ये मैगज़ीन पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरे पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ। ओके, इसका मतलब ये है कि मैगज़ीन के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए गए हैं, कुछ नहीं छोड़ा गया। तो जिसको नहीं चाहिए ना, बात एक ही है कि ज़रूरत नहीं है आप लोगों को इसकी। आप सिर्फ एनालिसिस देखो और काम चलाओ। जनरली पीडीएफ कलेक्ट करने के चक्कर में लोग एनालिसिस नहीं देखते कि हम खुद ही देख लेंगे, खुद ही करेंगे, खुद ही। टाइम नहीं मिलता आप लोगों को, तो फिर आप उस पीडीएफ को नहीं देखते हो, और वो पीडीएफ कंपाइल हो जाती है आपके एक और स्टोर के अंदर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको पहले एनालिसिस पर ध्यान दो। लेकिन फिर भी किसी को पीडीएफ चाहिए, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जो है वो मेंशन कर सकते हो, आप मुझसे मांग सकते हो। यहाँ दूसरा तरीका भी है, अगर आपको नहीं एक्सेस हो पा रहा है वो वाला टेलीग्राम चैनल, ओके, ये लिंक एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है वो अपने टेलीग्राम सेव्ड मैसेजेस में जाइए। वहाँ पर जाकर के एज इट इज़ इसको टाइप कर दीजिए, @ लगाना मत भूलिएगा, और स्पेलिंग बड़ी छोटी सब देखिए। ओके, फिर आप इसको सेंड कर दीजिए। सेंड करते ही ये अपने आप में यहाँ पर लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके काम कर दीजिएगा। आप ऐसे भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल तरीका ये है कि आप जस्ट इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सीधे चैट बॉक्स ओपन होगा, और आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आपको क्या चाहिए। साइंस रिपोर्टर मैगजीन जनवरी से लेकर के जून 2022 की चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। आपको जस्ट जो है वो आपको बताना है। यूपीआई और क्यूआर मैं आपको भेजूंगा, आप उधर से जो है वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और इधर से जो है वो पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। इस सब काम के लिए एक बंदा अलग से बैठाया गया है, तो वो इन चीज़ों को मैनेज कर लेता है। और भी चीज़ों के साथ साथ तो उससे इधर उधर की चीज़ें और ना पूछी जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, बट ठीक है, पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। बाकी चलो, मेन फोकस एनालिसिस की तरफ होना चाहिए, और एनालिसिस देखो, खुश रहो। ओके, पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जितनी पीडीएफ उतना बर्डन, उतनी परेशानी, उतनी दिक्कतें। ओके, तो आओ चलो फिर आगे चलते हैं, और यहाँ से अपना एनालिसिस शुरू होता है। देखो, मैंने एडिटोरियल तक स्किप नहीं किया, ये एडिटोरियल होता है, ठीक है, एडिटोरियल। ये भी मैंने जो है वो स्किप नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से भी पॉइंट्स निकलेंगे। तो जब मैंने स्किप नहीं किया, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आप सिर्फ एनालिसिस को यहाँ पर ऑब्जर्व करो। लिखा हुआ है ए वार्मिंग अर्थ एनफ वार्निंग्स टाइम टू हीट। देखो टेम्परेचर हमें पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कितना रोकना है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन इस समय कितना हो चुका है, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। यानी कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रीच कर जाएंगे। ओके, तो ये जो ब्रीच है इसको रोकने के लिए आपको अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव लेने होंगे। खैर वो बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं, लाइक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनानी है, क्लाइमेट मॉडलिंग करके प्रिडिक्शन करने हैं, वेदर पैटर्न्स की जो एक्सट्रीम यहाँ पर होते चले जा रहे हैं उनको रोकना है, बहुत सारे काम हमें यहाँ पर करने हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, सी लेवल राइज को रोकना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों में इंडिया के अंदर भारी मात्रा में हीट वेव्स देखने के लिए मिली। आपने भी देखा कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा था, और अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मार्क है हम उसको भी ब्रीच कर जाएंगे 2030 तक। रोकना 1.5 पर है, वर्तमान में 1.2 है, लेकिन उम्मीद यह है कि हम 2 को भी ब्रीच कर जाएंगे, क्योंकि ये हीट वेव्स ऐसी ही देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये सब स्टडीज़ जो है वो यहाँ पर हो रही हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो टेम्परेचर ब्रीच होगा वो होगा ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से, और चांसेस तो ये हैं कि जो ऐसे इवेंट्स हैं, इतने भारी मात्रा में इवेंट्स रफली 3000 साल में एक बार देखने के लिए मिलते हैं, और वो 3000वां साल आज की पॉपुलेशन देखेगी। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक भयानक तबाही का जो दिन होता है वो आप लोगों को फील होगा। ओके, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क जो है वो ब्रीच हो जाएगा, ब्रीच हो भी चुका है मार्च अप्रैल में। ओके, जब हम एवरेज निकालेंगे तब पता चलेगा पूरी दुनिया का। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप लोगों को जाननी जरूरी हो जाती हैं। ऐसे ही नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ डाटा रिलीज़ किया। उन्होंने बताया कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1901 से 2020 तक लगभग 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। ओके, तो पिछले 120 सालों में टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, और अगले कुछ समय में देखने के लिए मिलेगा कि तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। सी लेवल राइज भी 1993 से जो है वो इतना सब यहाँ पर बढ़ चुका है। ग्लेशियर जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, डाटा याद दिया गया है, याद रखने की जरूरत नहीं है। एरिया सी आइस के द्वारा जो कवर हो रहा है वो श्रिंक हो गया है, 40% से यहाँ पर कम हो गया है। ओके, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, और लगभग 1958 से 25% यहाँ पर बढ़ गया है, या कहें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से 40% तक यहाँ पर बढ़ गया है। तो ये कुछ चीज़ें जो एडिटोरियल में दी गई थी, ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। लिखा हुआ है डायरिया इन सीनियर सिटीजन द हिडन पब्लिक हेल्थ चैलेंज। जनरली डायरिया की जो बेसिकली बीमारी है, डायरिया जो है वो एक कॉमन डिजीज़ है, और जनरली इसको इन्फेंट किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे जो है वो 5 साल से कम के बच्चों में भारी मृत्यु देखने के लिए मिलती है। तो मृत्यु दर डायरिया के कारण बच्चों में ज़्यादा हो जाती है। ये वायरस के द्वारा कोज होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा कोज होता है, और ऑफन आपको मिलेगा कि इसके पीछे के जो रीज़न है वो है पुअर सैनिटेशन। ठीक है, आपके आसपास सफाई नहीं होती, पानी साफ़ नहीं होता ड्रिंकिंग का, या फिर फूड फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से डायरिया की प्रॉब्लम बच्चों के अंदर हो जाती है। ड्यू टू इंटरनेशनल एंड नेशनल एफर्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स ड्यू टू डायरिया वो इंडिया के अंदर कुछ समय से कम चल रहे हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि हम चिंता यहाँ पर छोड़ दें। तो अब यहाँ पर जो है वो एक पेपर पब्लिश हुआ 1+ रिसर्च के अंदर। इन्होंने ये बताया कि इंडिया में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनमें से 15% में भी डायरिया की डिजीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। जनरली ये बच्चों में देखने के लिए मिलती थी, इसीलिए इसको इन्फेंट किलर कहते थे, लेकिन अब ये सीनियर सिटीजन्स में भी देखने के लिए मिल रही है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। इंडिया हैज़ द 3rd हाईएस्ट ओल्डर एडल्ट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू डायरिया। तो डायरिया के कारण इंडिया में लगभग दुनिया भर से तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी मौत डायरिया की वजह से हो रही है। बट एन ओवरलुक्ड जो सेक्शन है वो यही है कि डायरिया की जो कंडीशन है वो सीनियर सिटीजन में मिल रही है, स्पेशली 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं उनमें। मोर्टेलिटी रेट्स ड्यू टू डायरिया कैन बी एज हाई एज 3 times द डेथ ऑफ द इन्फेंट। इन्फेंट से 3 गुना ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ इट ऑल्सो कोज इमोशनल डिस्ट्रेस, और साथ ही साथ फियर सीनियर सिटीजन्स के अंदर, क्योंकि दे मे फील हेल्पलेस टू कंट्रोल द डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो हेल्पलेस फील कर सकते हैं। इसीलिए तो आपको पॉइंट याद रखना है कि दिस इज़ कॉल्ड इन्फेंट किलर, बट ऑल्सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीनियर सिटीजन किलर। ओके, तो ये भी उभर करके चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि दीज रेट्स अनइवनली स्प्रेड हैं पूरे इंडिया में। 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं डायरिया डिजीज से रिलेटेड। सेंट्रल इंडिया सबसे ज़्यादा प्रभावित है डायरिया से। आप मैप देखिए जो कि आपको मिलेगा कि डायरिया मैप है एक तरीके से। सेंट्रल इंडिया पूरी तरीके से यहाँ पर अफेक्ट देखने के लिए मिलेगा।
उसके अलावा आपको मिलेगा कि मिज़ोरम के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट मिलेंगे केसेस के, लगभग 33.5% पॉपुलेशन मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ें नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी प्रिवेलेंट है। और उसी के साथ साथ जो बिगेस्ट कंट्री वाइड डिफरेंस है इन रूरल अर्बन डिफरेंस, रूरल एरिया में डायरिया के केसेस सीनियर सिटीजन में ज़्यादा हैं कंपेयर टू द अर्बन एरियाज़। तीनों पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। सेंट्रल इंडिया के अंदर डायरिया के केसेस ज़्यादा हैं, उसके बाद आपके नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में आते हैं। इधर आप देखें तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ और ये सब इलाके आ जाते हैं। और रूरल एरिया में डायरिया के केसेस ज़्यादा हैं अर्बन एरिया की तुलना में। दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है माइक्रोबियल लिटरेसी नीड ऑफ द आवर। कहने की क्या बात हो रही है? देखो, माइक्रोब्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, ये तो हमें पता है, हर तरीके के माइक्रोब्स हैं। हमारा एक खुद का माइक्रोबायोम भी होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम। उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, हमारे पेट में पाए जाते हैं, हमारी आंतों में पाए जाते हैं, ये सब माइक्रोब्स ही यहाँ पर होते हैं। तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के बाहर ये सब पाए जाते हैं। और अगर हम देखें तो ह्यूमन माइक्रोबायोम जो है वो एक कंटेंशियस इशू है हेल्थ रिसर्च का, इसके ऊपर लगातार रिसर्च भी यहाँ पर चल रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो इनको जनरली देखोगे तो क्रूशियल रोल भी होता है इनका। जनरली ये समझा जाता है कि माइक्रोब्स आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, लेकिन माइक्रोब्स का जो है वो क्रूशियल रोल भी होता है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स एंड प्लांट। और साथ ही साथ ये इकोसिस्टम को में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अर्थ वुड सफ़र एक कैटास्ट्रोफिक डी ग्रीनिंग, ये वर्ड आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अर्थ जो है वो एक तरीके से भारी डी ग्रीनिंग को यहाँ पर फेस करेगी अगर माइक्रोब्स जो हैं वो आपके विच फीड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स वर नॉट देयर। माइक्रोब्स की वजह से ही जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स तक एब्जॉर्ब हो पाती है। अगर माइक्रोब्स नहीं हुए तो प्लांट्स तक नाइट्रोजन नहीं जाएगी, और जब नाइट्रोजन नहीं जाएगी तो वो डी ग्रीन हो जाएंगे, यानी कि वो बेकार हो जाएंगे, वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट्स जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे अगर माइक्रोब्स नहीं हुए। इफ़ दीज स्मॉल बैक्टीरिया ये वैनिश हो गए तो पीपल्स की लाइफ भी ख़राब हो जाएगी, साथ ही साथ जो और रिलेशन हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे माइक्रोब्स और ह्यूमंस के बीच के। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कुछ तरीके की इलनेस भी कर सकते हैं, डिजीज़ भी कर सकते हैं, बट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बेनिफिशियल भी होते हैं। कुल मिला के जब माइक्रोब्स की बात आती है तो ये फील होता है कि माइक्रोब्स आर नॉट गुड, लेकिन ये परसेप्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी कि माइक्रोब्स आर गुड एंड बैड। ठीक है, मतलब दोनों होते हैं, ये दोनों तरीके के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि इनके डेट्रीमेंटल इफेक्ट होंगे। मिस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, और स्पेशली कोविड-19 के बाद तो और ज़्यादा ये चीज़ें फैली हैं। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, और इस सिग्निफिकेंस को बढ़ावा देने के लिए ही आपको माइक्रोबियल लिटरेसी नाम का जो एक कंसेप्ट है वो करिकुलम के अंदर डालना पड़ेगा। स्कूल में बच्चों को बताएं कि माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंस भी है, माइक्रोब्स जो हैं वो आपका मतलब बैक्टीरिया का अपना रोल होता है डेली लाइफ के अंदर, तो ये सब चीज़ें उनको आपको बतानी पड़ेंगी। तो जो नॉलेज एस्पेक्ट है ये करिकुलम के अंदर डालना चाहिए। किंडरगार्टन हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई, हर जगह पर आपको माइक्रोब्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सब बताइए कि आपकी किचन के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है, विनेगर है, ओलाइव है, पिकल्स वगैरह बनाते हैं, या डेली लाइफ के अंदर माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा कितने एडेबल प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करिकुलम के अंदर ये भी बताया जाए कि माइक्रोब्स जो हैं उनका क्या रोल है। माइक्रोब्स का रोल जो है वो ओशियंस के अंदर में भी है। माइक्रोब्स जो है जब ऑयल स्पिल हो जाता है तो उस ऑयल स्पिल को ख़त्म करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किए जा सकते हैं। साथ ही साथ चीज़ और वाइन मेकिंग इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। तो ये तो डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं, क्या हम इनमें माइक्रोब्स का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंपॉर्टेंस को वरीयता नहीं दे रहे? जी हाँ, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी उभार करके लानी है। लोगों में, बच्चों में इसके लिए जो क्यूरोसिटी जगे वो क्वेश्चन जो है वो उठाएं, और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में जो कह सकते हैं कि माइक्रोबियल स्टडी है उसमें जो है वो अच्छा करें, ताकि आगे जो दैनिक जीवन के सॉल्यूशन हैं लाइक ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें वो खर्च समझ सकें। ओके, तो उनको टूल्स मिलेंगे, टेक्निक्स मिलेंगी, ताकि वो आगे डेवलप करें। उनकी बेसिक नॉलेज आपको स्कूल में बढ़ानी है ताकि माइक्रोबायोलॉजी में वो लोग अच्छा कर सकें। तो यही आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोबियल लिटरेसी की जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से वर्क करती हैं। उसके बाद बात करते हैं एबेल प्राइज़ 2022 की। एबेल प्राइज़ 2022 जो है वो आपको जो है बेसिकली एबेल प्राइज़ को जो है वो नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स कहा जाता है। ओके, तो नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स इसको कहते हैं। नोबेल फाउंडेशन नहीं देती है इसको,
तो एबेल प्राइज़ 2022 का वो इन शख्स को मिला है जिनका फोटो जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इनका नाम है डेनिस पार्नेल सुलिवन। ओके, तो इनको एबेल प्राइज़ 2022 मिला है। क्यों मिला है, बस इतना और आपको यहाँ पर पढ़ना है। इन्हें मिला है क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशली एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और डायनामिकल एस्पेक्ट में टोपोलॉजी का कंट्रीब्यूशन जो है वो उसको बढ़ाया। इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस यहाँ पर दिए। टोपोलॉजी जो है वो बेसिकली मैथमेटिक्स का ही फील्ड है। ओके, और बेसिकली अगर हम बात करें तो शेप्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस है, और ये कहता है कि टू ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर टू बी द सेम, दो ऑब्जेक्ट्स सेम कंसिडर की जाएंगी इफ वन ऑफ देम कैन बी टर्न्ड इनटू द अदर बाय स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग बट विदाउट टीयरिंग एंड गिविंग। तो दो ऑब्जेक्ट सेम कही जाएंगी अगर आप उनको स्ट्रेच और स्क्वीज करके उनकी शेप को चेंज कर सको या उनकी शेप को इंटरचेंज कर सको, बट ना तो आपको उसको फाड़ना है ना ही आपको उसको जोड़ना है। आपको सिर्फ उसकी शेप को बेंड कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, स्क्यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर चलते हैं कवर स्टोरी की तरफ। लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग। एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, और ये हमारी कैसे हेल्प कर सकती है क्लाइमेट पोल्यूशन से या वेदर इवेंट से लड़ने में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो एक डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, अभी इसको समझाएंगे भी बाद में। एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स अफेयर्स इन्वॉल्विंग एन इंट्रिकेट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर्स टू फोरकास्ट वेदर, क्लाइमेट एंड एयर पोल्यूशन। देखो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में आप देखो, अगर एयर पोल्यूशन को अगर आपको मॉनिटर करना है, मान लो दिल्ली है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन को अगर आपको मॉनिटर करना है तो आप या तो क्या करोगे कि जगह जगह जाकर के लोगों को भेजोगे और जो एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके ज़रिए एयर पोल्यूशन को मापोगे। दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप एयर पोल्यूशन की मॉडलिंग कर सकते हो, और इसमें आपको यूज़ करनी पड़ेंगे फिजिक्स के कुछ सिद्धांत, केमिस्ट्री के कुछ सिद्धांत और सुपर कंप्यूटर्स। इन तीनों का इस्तेमाल करके आप एक जगह पर बैठे बैठे रेगुलर चेंजेस जो यहाँ पर हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर एयर पोल्यूशन के लेवल से रिलेटेड, उसको ऑन कंप्यूटर मॉनिटर कर सकते हो और एक्सपेक्टेड आउटकम्स या जो आप बेसिकली कह सकते हैं कि उससे लड़ने के तरीके वो सब देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें उभर करके आती हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काम की हो जाती हैं। जैसे डे टू डे लाइफ आपकी चलती है तो उसमें हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं, आपके मोबाइल पर भी आने लगता है कि आज मौसम ऐसा रहेगा या आज मौसम वैसा रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। स्पेशली बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, तो एयर क्वालिटी आज के समय में पूरी तरीके से चेंज होती चली जा रही है, और साथ ही साथ ये जो है वो नेचुरली ओकर भी हो रही है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जैसे जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है एयर पोल्यूशन भी यहाँ पर बढ़ा है, और ह्यूमन ने बस इसको इंटेंसिफाई किया है बहुत ज़्यादा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण 18वीं सेंचुरी में ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ, और एयर पोल्यूशन जो है वो एक रेगुलेटरी इशू भी है, एक साइंस का इशू भी है, और हर चीज़ देखने के लिए मिलेगी। दिस चेंज व्हेन सेवियर एयर पोल्यूशन एपिसोड्स देखने के लिए मिले 20th सेंचुरी में। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, हमें फ़र्क नहीं पड़ा, एयर पोल्यूशन हो रहा है होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चीज़ें बदल गई जब ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन देखने के लिए मिला, जिसको कहते हैं लंदन स्मोक। ओके, क्लासिकल स्मोक का एग्जाम्पल था ये, 1952 में ये देखने के लिए मिला। ऐसे ही आपको लॉस एंजलिस के अंदर स्मोक देखने के लिए मिला 1940 में, ये आपका फोटोकेमिकल स्मोक था। तो जो ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन था वो आपका क्लासिकल स्मोक था, और जो आपका लॉस एंजलिस स्मोक था वो आपका फोटोकेमिकल स्मोक था। तो फोटोकेमिकल स्मोक को लंदन स्मोक भी कहते हैं, और क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक भी कहते हैं, और साथ ही साथ जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक है उसको आप लॉस एंजलिस टाइप ऑफ स्मोक भी कहते हैं। तो ये एपिसोड देखने के लिए मिले, और उसके बाद लगा कि भाई नहीं, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। एयर पोल्यूशन के कारण पूरा का पूरा लॉस एंजलिस, पूरा का पूरा जो आपका लंदन था, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर ढक गई पूरी तरीके से। हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके कारण ओजोन का प्रोडक्शन बढ़ गया, और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और ये सब एयर पोल्यूशन के कारक जो हैं वो यहाँ पर उभर करके आने लगे। तो अलोंग विद द सेवरल मेजर पोल्यूशन के एपिसोड देखने के लिए मिले। एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उभर करके आने लगा। फिर हमने इसको गवर्न करना शुरू किया अलग अलग तरीके के फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस का यूज़ करके। और बात करें अगर हम यहाँ पर
कि एटमॉस्फेयर और इमिशन दोनों चीज़ें साथ में मिलकर के एक डेडली कॉकटेल जो है वो यहाँ पर तैयार करती हैं। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को इमिशंस के साथ जोड़ दिया जाए तो एयर पोल्यूशन के भारी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलते हैं, विंटर में और समर्स में स्पेशली। दो रीजन्स का नाम याद रखना, इंडो गैंगेटिक प्लेन जो कि दिल्ली वाला इलाका है वो तो आपको पता ही है, वहाँ पर कितना भारी पोल्यूशन हो जाता है। दूसरा आपको नॉर्दर्न चाइना प्लेन भी याद रखना है कि वहाँ पर भी सिमिलर कंडीशंस बनती हैं इंडिया के जैसी ही। तो ये चीज़ें आपको दोनों ध्यान रखनी है। इसके अलावा PM 2.5 के लेवल बढ़ जाते हैं, पार्टिकुलेटेड जो मैटर है वो लेवल बढ़ जाते हैं, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं या फिर सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सब के लेवल भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं और एयर क्वालिटी डिग्रेड यहाँ पर हो जाती है। WHO ने भी इस चीज़ को कहा है कि एयर क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि सांस लेना भी धीरे धीरे मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इसमें मॉडलिंग हमारी मदद करेगा, इसको मॉनिटर करने में हमारी मदद करेगा, तभी हम साइंस वगैरह का यूज़ करके एक अच्छे डिसीजन जो हैं वो ले पाएंगे ताकि हमारी इकोनॉमी, हेल्थ, उन सब पर कम से कम इम्पैक्ट पड़े। मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग के अंदर आप देखोगे ये लिख दिया मैंने बीच में मॉडलिंग, और इसमें तीन चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। एक तो फिजिक्स के रूल्स का, दूसरा केमिस्ट्री के रूल्स का और तीसरा कंप्यूटर सिद्धांतों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो नेचर है या फिर मैन मेड प्रोसेसेस हैं वो गवर्न करती हैं एयर पोल्यूशन को, और जो कि बहुत डाइवर्स है, और साथ ही साथ डिफरेंट हॉरिजॉन्टल स्केल्स पर ये चीज़ें होती रहती हैं। डेली सीजनल चेंजेस होते हैं हर चीज़ में, ट्रैफिक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, फायर इंसिडेंट्स मिलते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। 4 वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं कि क्यों हमें मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक, जो प्रोसेसेस हैं या फिर नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, साथ ही साथ ये अलग अलग स्केल पर होती हैं, इनमें लगातार चेंज होता रहता है और इनको समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, ये आसान काम नहीं है एक ह्यूमन के लिए। ओके, तो ये चीज़ें लगातार चेंज होती हैं। तो मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों है? इन 4 चीज़ों की वजह से। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। टू कॉम्प्रीहेंड दिस, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि ये जो नॉलेज है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अर्थ के एटमॉस्फेयर की, इन सब को जो है वो कंपाइल करते हैं, इन सब को कंडेंस करते हैं और इसको कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर में डाल देते हैं, इसको कहते हैं मॉडलिंग। तो ये सारा काम इंसान ना करके कौन करता है? वो करता है आपका कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमने डाटा डाल दिया कि भाई ये हमारे यहाँ रोज़ होता है, तो इसके बेस पर आप बताओ कि अगले 10 दिन बाद क्या होगा, तो ये आपको बता देगा कि अगले 10 दिन बाद क्या होगा। यही तो यूज़ है कंप्यूटर का, बाकी वरना फ़ायदा ही क्या रह गया। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से बढ़ेंगी। इसमें आप देखोगे कि ये मॉडल इसको कहा जाता है, दीज एटमॉस्फेरिक मॉडल्स जो हैं वो आपकी फिजिक्स के बेस पर वर्क करती हैं। जैसा कि बताया, कई सारी न्यूटन्स के लॉ हैं या थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं, उन सबको देखते हुए ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर वर्क करती हैं, और ये इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिजिक्स के लॉ गए, केमिस्ट्री के लॉज हो गए, इसमें सुपर कंप्यूटर्स की मदद यहाँ पर ली जाएगी। सिंपल कंप्यूटर इसमें मदद नहीं करेंगे, सुपर कंप्यूटर्स की हमें मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मॉडलिंग करनी है और एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग के लिए आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सुपर कंप्यूटर के द्वारा फुलफिल किए जाएंगे। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो कैलकुलेशन को थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स की मदद से एक साथ में कंप्लीट करते हैं, जो कि जल्दी हो जाती है और उसमें क्रेडिबिलिटी भी यहाँ पर बनी रहती है। एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है मॉड्यूलर अर्थ सब मॉड्यूल सिस्टम, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अर्थ सिस्टम के मॉडल्स को फ्लेक्सिबल कॉम्प्लेक्सिटीज से बिल्कुल अलग कर देता है। और हमें क्या देता है? हमें कोई इतने भारी तरीके से काम नहीं देता जैसा कि हमें करने पड़ते, हमें बहुत इजी टास्क जो हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। सारा का सारा काम सुपर कंप्यूटर लाइक दिस ये कर लेते हैं। ओके, तो इंक्रीजिंग नॉलेज की वजह से जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं वो रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ मोर पावरफुल कंप्यूटर जो हैं वो लगातार डेवलप होते चले जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़े बड़े टास्क कर सकते हैं। मैनी यूजर्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑन डिमांड रिसोर्स के बेस पर इसको यूज़ भी कर रही हैं। दुनिया के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो हैं US, यूरोप, चाइना, जापान, इन सब में रखे हुए हैं। इंडिया ने भी अपना जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया 2015 में, और इसका एम यही था कि सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ इंडिया की बढ़ानी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए इंडिया में भी सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो डेवलप करने हैं। जून 2021 तक इंडिया में 3 सुपर कंप्यूटर जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, और दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में इनका नाम आता है। पहला है आपका परम सिद्धि जो कंप्यूटर, ओके, परम सिद्धि नाम से सुपर कंप्यूटर यहाँ पर डेवलप किया गया। ये रखा हुआ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के अंदर। ऐसे ही दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर प्रत्युष नाम से, और जो प्रत्युष नाम का सुपर कंप्यूटर है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में रखा हुआ है। और तीसरा मिलेगा आपको मिहिर के नाम से, जो कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के अंदर रखा हुआ है।
इसके अलावा 2022 में हम परम प्रवेग के नाम से टोटल सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी को 3.3 पेटाफ्लोप तक लेकर के जाएंगे। पेटाफ्लोप बेसिकली एक यूनिट होती है जिससे सुपर कंप्यूटर की शक्ति को मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये इमेज देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर है और इस पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है परम शिवा कंप्यूटर, ओके, शिवाय कंप्यूटर, ओके। तो ये इसका नाम है और ये यहाँ पर आपको सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिया इसमें और ज़्यादा रिसर्च कर रहा है कि हम मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो हैं वो डेवलप कर पाएँ, ताकि ग्लोबल मैप पर हम फ्रंट रन में आ सकें और इसके ऊपर रिसर्च वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी मदद करती हैं। इसके अलावा रिसेंट स्टडीज़ के अंदर बात करें तो ग्लोबल मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें इमेंसली हेल्प कर सकते हैं किस चीज़ से लड़ने में, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने में एक स्पेशल रीज़न के ऊपर, ओके। तो ये देखने के लिए मिलता है कि एयर पोल्यूशन इन अ पर्टिकुलर द फाइन पार्टिकुलेटेड मैटर कैन लीड टू द मोर देन 3 ट्रिलियन प्री मैच्योर देयर। जब हम मॉडलिंग करते हैं तो पता चलता है कि आने वाले समय में PM 2.5 के जो लेवल्स हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ जाएंगे। ये कंप्यूटर हमें बताएगा और इसके बेस पर ये भी बताएगा कि आने वाले समय में जो 3 मिलियन प्री मैच्योर डेथ मिल सकती हैं अगर PM 2.5 के लेवल बढ़े। ये भी बता सकता है कि किन किन के सोर्सेज से जो है वो आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन में कंटेंट कौन कौन से हैं, CO2 कितना है, ये कितना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर देख करके बताएगा। आपको सिर्फ उनको मॉनिटर करके उनको यूज़ करना है, सिर्फ इतना काम करना है और वो भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। इन्होंने ये भी देखा कि इंडिया में एयर पोल्यूशन के सोर्सेज ज़्यादा हैं कंपेयर टू USA एंड यूरोप, तो ये चीज़ें मिलेंगी। इन सब में जब हम बात करते हैं क्लाइमेट मॉडलिंग की और नाम ना आए क्लाउस हेसलमैन जी का, ये कौन है, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हाल ही में। आप देख सकते हो कि 2 साइंटिस्ट थे ये, एक तो थे आपके क्लाउस हेसलमैन और दूसरे थे आपके मनाबे। इन दोनों को जो है वो फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला 2021 में और इन्होंने जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की मॉडलिंग के लिए यहाँ पर वर्क किया। इन्होंने बताया कि कैसे CO2 के लेवल वातावरण में बढ़ रहे हैं मॉडलिंग का इस्तेमाल करके। तो इन्होंने एबिलिटीज़ डेवलप की, मॉडल्स की, प्रेडिक्शन यहाँ पर निकाले कि वेदर और क्लाइमेट में क्या रिलेशन होता है। इन्होंने बेसिकली एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने को यहाँ पर उभार करके लाया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इसमें पूरा मतलब रोल इन्हें देखा, ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है, इस सब के ऊपर इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दिए और इनकी ऑब्जर्वेशंस की मदद से आने वाले समय में अलग अलग तरीके के इंटरवेंशंस हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद अगर कुछ और चीज़ों की बात करें, वैसे निपट गया मॉडलिंग के ऊपर। अगर 250 वर्ड का कुछ भी लिखने के लिए आया GS पेपर में आराम से लिख पाओगे, स्पेशली GS पेपर 3 में पूछा जाएगा तो वहाँ पर आराम से लिख पाओगे। पहले मॉडलिंग की डेफिनेशन दो, लिखो कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है। मैंने आपको बताया 4 पॉइंट्स के अंदर बात खत्म हो जाएगी। फिर आप उसके जो हैं वो इस तरीके से लिखोगे और नोबेल प्राइज़ विनर का इस्तेमाल करना मत भूलना, ठीक है। तो उनका नाम ज़रूर लिखना क्योंकि उन्होंने हाल ही में इस चीज़ को बताया। तो देखो अच्छे खासे नंबर मिलेंगे और बिना किसी डाउट के, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बात ये भी है कि मॉडल्स जो हैं वो अलग अलग लेवल पर डेवलप होते हैं। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो ग्लोबल मॉडलिंग करेंगे, सैटेलाइट वगैरह का इस्तेमाल भी उसके अंदर किया जाएगा। फिर कुछ रीजनल लेवल पर होते हैं और फिर कुछ लोकल स्केल पर होते हैं। तो कंट्री लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर और स्टेट लेवल पर ऐसे समझ सकते हो, या फिर रीजनल, ग्लोबल, लोकल लेवल पर, ओके। तो ये चीज़ें हैं। ग्लोबल मॉडल जो हैं वो एयर क्वालिटी को एंटायर ग्लोब पर देखते हैं, पूरी दुनिया को एक साथ मॉनिटर किया जाएगा। ऐसे रीजनल स्केल के होते हैं और ऐसे ही आपको लोकल लेवल के यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी और इन तीनों को कंबाइनली जो मिला करके आपकी एक ओवरऑल मॉडलिंग तैयार की जाती है। इमेज वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि UPSC एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है। हाँ, किसी ना किसी के लिए होगी लेकिन UPSC एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। इसी मॉडलिंग के अंदर में एक तरीके से कंसेप्ट यहाँ पर आपका उभर करके आ जाता है GIS का या रिमोट सेंसिंग का, ओके। तो ये चीज़ें उभर करके और आती हैं और इन बेसिकली अगर हम इसके अंदर बात करें तो रिमोट सेंसिंग आपकी तकनीकें हैं। GIS का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, RS का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको आर्टिकल में जाने से पहले पता होनी चाहिए, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी मदद कर सकती हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। यहाँ स्पेशली बात की गई है कोविड-19 की, जैसे कोविड-19 में हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया। तो नेचुरल हज़ार्ड्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। 2019 में बहुत सारे टाइफून्स आए, बहुत सारे साइक्लोन्स आए, लाइक फैनी है, इडाई है, ये सब साइक्लोन्स भी देखने के लिए मिले। साउथ ईस्ट, साउथ एशिया सब जो है वो काफ़ी हीट वेव्स भी यहाँ पर झेल रहे हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर्स लग गई, इंडोनेशिया में फ्लड्स आए, अमेरिका में स्टॉर्म्स आए, ग्लोबल पेंडेमिक आया। तो इन सब की वजह से आपकी जो सिचुएशन है वो इम्पैक्ट पड़े हेल्थ पर भी और एनिमल पर भी।
तो एस्टीमेट के हिसाब से माने तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के हिसाब से टोटल इकोनॉमिक लॉस इन सब डिजास्टर के कारण लगभग 250 बिलियन यूएस डॉलर का था, और लगभग एनुअली देखें तो ये बढ़ भी जाता है 300 बिलियन डॉलर तक का। तो इससे क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से वेदर इवेंट्स की इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है, और उस इंटेंसिटी की वजह से हज़ार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, वल्नरेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो आप अगर ये मैप देखो, ये मैप कोविड-19 में रिलेट किया गया। कोविड-19 में एक पर्टिकुलर इलाके के 47 हॉट स्पॉट को दिखाया गया। ये हॉट स्पॉट कैसे डिसाइड कर लिए गए, ये मैपिंग क्या किसी ने घर घर जा करके की होगी कि यहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं तो इसको मैप के अंदर चढ़ा दो? नहीं, ये सब ऐसे नहीं हुआ। ये सब आपका GIS सिस्टम को यूज़ करके यहाँ पर किया गया। ओके, तो GIS सिस्टम के अंदर बेसिकली आप देखोगे कि कोविड-19 कितने लोगों में फैल सकता है, उस बेस पर आप जो है वो कंप्यूटर मॉडल्स के अंदर डाटा को जो है वो डालोगे। ओके, देखो मॉडलिंग वगैरह के लिए आपको पहले से डाटा जो है वो थोड़ा सा देना पड़ता है, बाकी का डाटा प्रोसेसिंग करने की पावर जो है वो कंप्यूटर के पास खुद होती है, और वो आपको इतने निष्कर्ष दे देता है। हो सकता है कि 100% सही ना हो, लेकिन ये हमें जो है वो काम करने के लिए, बेसिकली प्रेडिक्शन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रह सकता है। तो ये चीज़ें मिलेंगी। बाकी GIS के बारे में आप क्या कर सकते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वहाँ से आप इसको डिस्कस करो। UPSC क्वेश्चन पूछ भी चुका है, आगे भी पूछेगा। तो UNDTR की अगर हम बात करें तो लॉस मैंने आपको बताया, इतना सब लॉस यहाँ पर हो सकता है। देयरफॉर नेशंस जितने भी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको मैनेजमेंट प्लान्स डेवलप करने पड़ेंगे फॉर ईच इंडिविजुअल डिजास्टर अलग अलग। तो अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक मैनेजमेंट प्लान्स डेवलप करने पड़ेंगे। आपका वोल्केनो जो इरप्शन हुआ तो उसके लिए अलग करने पड़ेंगे। ओके, इंडिया में वोल्केनो की कोई सिचुएशन नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करेंगी। तो मैनेजमेंट प्लान जो हैं वो हाईलाइट करेंगे कि क्या क्या डिजास्टर्स इवेंट होने वाले हैं। ओके, या उनके समय पर क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, या इवेंट के बाद में क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सब चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखें, कहीं इलाके में बाढ़ आ रही है, माउंटेनियस इलाका है, वहाँ पर बाढ़ आ रही है। लेट से असम की इलाका ले लो जहाँ पर हाल ही में बाढ़ आ रही है। ओके, तो बाढ़ यहाँ पर आएगी और वहाँ पर पशु हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, ह्यूमंस हैं। ओके, तो उन सब की जान को यहाँ पर खतरा है। तो आपको पता है कि हर साल जब मानसून आएगा तो असम में बाढ़ आएगी। तो अगर आपने उससे पहले इंटरवेंशन नहीं लिया तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कितने ही एडवांस हो आप चाहें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उनको ऊपर के इलाकों में शिफ्ट करना है। ओके, जब तक कि ये जो फ्लड वाली सिचुएशन है ख़त्म नहीं हो जाती। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब ऊपर के इलाके में शिफ्ट करने हैं, मतलब एक फ्लड लेवल से ऊपर के लेवल पर उनको शिफ्ट करना है। वहाँ पर खाने पानी की सुविधा होनी चाहिए, रहने आवास की सुविधा होनी चाहिए। तो इतना आपको यहाँ पर करना है। दिस इज़ कॉल्ड बिफोर द डिजास्टर इवेंट। ओके, तो डिजास्टर इवेंट से पहले ही आपने इन चीज़ों को देख लिया। बस आपको पता होना चाहिए कि फ्लड आएगा, ये तो आप देख करके भी पता लगा सकते हो। हर साल आ रहे हैं तो इस साल भी आएगा। ओके, ऑब्जर्वेशन के बेस पर। लेकिन कभी कभी किसी चीज़ का पता नहीं चलता, तो उसके लिए आप GIS मॉडल, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ की बात है, ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही डिजास्टर के दौरान भी किया जा सकता है, जैसे कोविड-19 आया तो उसके बीच में हमने इसका यूज़ किया। ऐसे ही आफ्टर द डिजास्टर कर सकते हैं, लाइक रिस्क रिडक्शन वगैरह के अंदर में इस चीज़ों को किया जा सकता है। तो स्पेटियल डाटा इन्फॉर्मेशन है, उसका भी यूज़ किया जा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसको GIS टेक्निक और रिमोट सेंसिंग के साथ मिला दें तो डिजास्टर मैनेजमेंट में एक अच्छा जो बेसिकली टूल साबित यहाँ पर हो सकता है, और जियोग्राफी को समझने में मदद करता है कि डिजास्टर कहाँ फैलेगा, कितना इम्पैक्ट करेगा। उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में जो आपका सिस्टम है कॉल्ड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमारी मदद करता है। ऐसे ही होती हैं लैंडसेट इमेजेस। लैंडसेट इमेजेस जो हैं वो सैटेलाइट्स का यूज़ करके लैंड को मॉनिटर करती हैं, ज़मीन को मॉनिटर करती है। इसको मॉनिटर करने का फ़ायदा ये है कि आपको पता लगता रहता है कि डेजर्टिफिकेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, या कहाँ पर कितना एफोरेस्टेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको लैंड मॉनिटर करने से पता लग जाती हैं, कितना वेजिटेशन कवर है। ओके, ये सब चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो लैंडसेट इमेजेस कुछ इस तरीके की होती हैं। यहाँ आप देखोगे तो 1990 से लेकर के आपको डाटा 2019 तक का दिखाया गया है। तो इसमें किस तरीके से रेड वाला एरिया यहाँ पर लगातार चेंज हो रहा है। आप अभी यहाँ मत जाओ कि रेड एरिया किस चीज़ को डिपेक्ट कर रहा है या हरा एरिया किस चीज़ को डिपेक्ट कर रहा है। बस ये देखो कि ये एरिया चेंज हुआ है, इस बात को ह्यूमन ने आपका खुद नहीं किया है। ये सब काम जो है वो सैटेलाइट, कंप्यूटर्स, फिजिक्स के रूल्स, इन सबको लगा करके काम किया गया है। दिस इज़ ऑल कॉल्ड
GIS सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सिस्टम, लैंड सेट इमेजेस सिस्टम और इन सब चीज़ों के जरिए काम किया जाता है। ऐसे ही होता है लैंड सरफेस टेम्परेचर सिस्टम, जहाँ जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और उसकी मैपिंग इस तरीके से तैयार कर ली जाएगी। भारत का नक्शा ये है, और जैसे ही हीट वेव्स आई और पता चला कि यहाँ पर जो है वो भारी मात्रा में टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉनिटर करके कैसे, सैटेलाइट वगैरह का इस्तेमाल करके, ओके, और यहाँ पर एक मैप तैयार किया गया कि हीट वेव्स कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, और अगला आर्टिकल आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो इस चीज़ के ऊपर है कि फूड सिस्टम्स किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं स्पेशली एनवायरनमेंट को। फूड सिस्टम का मतलब ये है कि आप कैसे चीज़ों को उगाते हो, प्रोडक्शन कैसे करते हो, और प्रोडक्शन से लेकर के आप उसका कंजम्पशन कैसे कर रहे हो, इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कल्टीवेशन कैसे कर रहे हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन कैसे किया, इरिगेशन कैसे किया, मार्केट तक उसको कैसे पहुंचाया, ओके, ये सब चीज़ें हैं, या फिर उसको सेल कैसे किया, ये सब चीज़ें इसके अंदर में आ जाती हैं। तो प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक पूरी जो वैल्यू चेन बनती है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड फूड सिस्टम। आजकल के फूड सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें पता नहीं प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, कंजम्पशन उल्टे सीधे तरीके से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग कुछ सस्टेनेबल तरीके से नहीं हो रहा। यानी कि आज का फूड सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसीलिए ये जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो करंट मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा सोर्स यहाँ पर बनकर के उभर करके सामने आ रहा है। 21वीं सेंचुरी में एग्रीकल्चर को कलेक्टिव ह्यूमन इंजन्यूटी जो है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन कुछ और ही चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। देखो, एक फेमस थ्योरी है, एक बेसिकली इकोनॉमिक्स थे, डेमोग्राफर थे, जिनका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थुस। इन्होंने माल्थुशियंस नाम की एक थ्योरी जो है वो यहाँ पर दी, और इनकी थ्योरी के हिसाब से इन्होंने बताया कि अर्थ कुड नॉट इंडेफिनेटली सपोर्ट एन एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लगातार बढ़ रही ह्यूमन पॉपुलेशन को अर्थ जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इन्होंने ये भी बताया कि प्लेनेट जो है इस चीज़ को हमेशा चेक करता रहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, और अगर ह्यूमन इसको चेक नहीं करता तो अर्थ इसको खुद चेक कर लेती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, ये जो आपकी माल्थुशियन थ्योरी है ये कहती है कि अर्थ के पास है तो बहुत कुछ, लेकिन उतना नहीं है कि लगातार हमारी जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। ओके, इन्होंने बताया कि प्लेनेट वुड चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे ही पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई तो प्लेनेट अपने आप से इस चीज़ को चेक करेगा, अर्थ अपने आप से इस चीज़ को चेक करेगी कि कितनी भारी मात्रा में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और मुझे उसको कंट्रोल करना है, वरना ये लोग मुझे खा जाएंगे। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। लाइक वो अकाल भेज सकती है, वो कोई नेचुरल डिजास्टर भेज सकती है जिससे भारी मात्रा में लोग जो हैं उनकी डेथ वगैरह भी देखने के लिए मिल सकती है, या लोगों को सबक सिखाने का कुछ इंतजाम कर सकती है, जैसे कोविड-19 यहाँ पर आया। तो ऐसी सब चीज़ें जो हैं अगर ह्यूमंस ने खुद को चेक नहीं किया तो अर्थ उनको चेक कर लेगी। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बात करें अर्थ के सिस्टम में तो वो हो जाता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली अर्थ की वो कैपेसिटी होती है जहाँ तक वो किसी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है ओवर द रीजन एंड ओवर द टाइम। ओके, तो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट विदाउट हैविंग एनी निगेटिव अफेक्ट। प्रकृति बिना किसी निगेटिव अफेक्ट के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकती है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसको सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो आप लिक्विड के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। लिक्विड के एग्जाम्पल से आपकी कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, आप 2 बोतल ले लेते हो, ठीक है, तो वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी होगी कितनी? 2 बोतल। अर्थ कितने लोगों को खाना फूड सपोर्ट कर सकती है, वो आपकी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर हो गई। द थ्योरी ऑफ माल्थुस अपीयर्स टू हैव ए बियरिंग ऑन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ। इन्होंने ये बताया कि इवन दो ही फेल्ड टू फोरसी द ग्रीन रेवोल्यूशन विच ड्रामेटिकली एक्सप्लेन द कैपेसिटी टू ग्रो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को भी समझते हैं। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ के समझ में नहीं आती, लेकिन किसी और तरीके से समझाया जाए तो समझ में आ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि माल्थुस की थ्योरी ये कहती है कि कैरिंग कैपेसिटी अर्थ की ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो अर्थ आपको ध्यान में रख लेगी। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमने अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है क्या नहीं बढ़ाया?
सोचो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? हाँ, बिल्कुल बढ़ी है। पहले हमारे पास खाने के लिए नहीं था क्योंकि अर्थ सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए अर्थ को सपोर्ट करवाया और कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया। तो इनकी जो थ्योरी है उसमें कैरिंग कैपेसिटी का प्रोविज़न तो है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर में इन्होंने नहीं इंक्लूड किया, इसीलिए कुछ लोग इसको इग्नोर भी करते हैं। बट इग्नोर करना ज़रूरी नहीं है, ये अलग कंसेप्ट है, वो अलग कंसेप्ट। अभी डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें उभर करके आ रही हैं। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन का बेसिकली लॉन्गेस्ट स्ट्रगल रहा है पहले भी, और अगर हम देखें तो कई सारी बैटल्स लड़ी हैं। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओवर द लास्ट 10,000 ईयर्स फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैव बीन राइगोरियसली इंजीनियर टू मीट डिमांड। लगातार डिमांड बढ़ती है तो आपकी जो बेसिकली नीड है वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड को पूरा करने के लिए आपने फूड जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए, पॉपुलेशन को खिलाने के लिए एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया। उसके अंदर मशीन्स का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, इन सब का इस्तेमाल करके ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह ला करके जैसे तैसे आपने काम कर लिया। द स्पेशलाइजेशन ऑफ फार्म, जिससे एग्रीकल्चर में जो है वो फूड प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा। एवरी ईयर द वर्ल्ड प्रोड्यूस एनफ टू फीड 10 बिलियन पीपल, मच मोर द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अभी की पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन के करीब है, लेकिन अर्थ जो है वो इतना जनरेट कर रही है कि 10 बिलियन लोगों को जो है वो खिलाया जा सके, और ये तब है जब हम पूरी तरीके से सिस्टम को चेंज कर चुके हैं। ओके, बट एन एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन जो हमने किया ये तो प्रोग्रेस रहेगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन इकोलॉजी और फार्मिंग के जो लिंकेजेस हैं वो थ्रेटन यहाँ पर होते चले जा रहे हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल हैं, वाटर साइकिल हैं, या और आपकी एनर्जी साइकिल हैं, वेस्ट साइकिल हैं, जो पहले बंद रहती थी, जिनमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता था, लेकिन अब वो ओपन हो चुकी हैं। ओके, ओपन हो चुकी हैं तो उनके अंदर पॉल्यूशन घुसने लगा है और साइकिल पूरी तरीके से ख़राब होने लगी है। न्यूट्रिशन साइकिल का मतलब पहले अर्थ खुद ही देख लेती थी कि पौधों को कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, लेकिन अब हम उसमें जा करके खुद ही NPK जो है वो यहाँ पर डालते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो बर्बाद होती चली जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल चेंजेस। ओके, तो इससे जो है वो इकोलॉजिकल डिजीजेज जो हैं वो बढ़ के आ रही हैं। मतलब एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ करोगे तो नाइट्रेट कंटेमिनेशन ऑफ एक्यूफर्स देखने के लिए मिलेगा। ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट पहुंच जाता है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड लीचिंग। ओके, LEACHING। लीचिंग का मतलब यह है कि आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया, तो जितना फर्टिलाइज़र पौधों को इस्तेमाल करना था वो तो उन्होंने कर लिया, बाकी का फर्टिलाइज़र जो है वो आपका ग्राउंड वाटर में सीप हो जाता है या फिर आपका बह करके किसी और वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से लीचिंग की प्रॉब्लम और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और है जिसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम, वो भी देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। तो हाई लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का सिंथेटिक यूज़ करने से एयर पोल्यूशन भी होता है, साथ ही साथ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो नेचुरल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है और डिजीज़, पेस्ट डिजीज़ ये सब भी डैमेज करना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया है हमने, भारी मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ किए हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स इशू बनता चला जा रहा है इंडिया के अंदर में भी। और 90% जो पेस्टिसाइड है वो ओवर द टारगेट यूज़ किया जाता है, मतलब जितना यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा। मॉडर्न इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इसको नाम दिया जाता है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को। ये टेक्निक जो है वो बेसिकली मोनोकल्चर के ऊपर डिपेंड है। हम सिर्फ एक फसल उगाते हैं और उसको उगाते चले जाते हैं। मोनोकल्चर बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि सॉइल की प्रोडक्टिविटी को ख़राब कर देता है। ओके, इसके अलावा हम मिक्स्ड प्लांटिंग को इस्तेमाल नहीं करते, हम क्रॉप रोटेशन को इस्तेमाल नहीं करते, विच प्रिवेंट्स द नेचुरल रेस्टोरेशन ऑफ सोइल हेल्थ। ओके, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए मिक्स्ड प्लांटिंग को, हमें क्रॉप रोटेशन को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम मोनोकल्चर का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। मोरोवर मोनोकल्चर क्रॉपिंग जो है उससे जेनेरिक सिमिलरिटीज़ उभर करके आती हैं, यानी कि डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है, सिमिलरिटीज़ उभर के आती हैं, और जब उसमें पेस्ट वगैरह लगेगा तो वो बिल्कुल वीकन हो जाएंगी, वो पेस्ट से लड़ नहीं सकेंगी क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी वहाँ पर नहीं बची। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें उभर करके आती हैं और इसी में आपका ये जो कैरिंग कैपेसिटी का प्रोविज़न था इसको और डिटेल में भी समझाया गया है। कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली इसका मतलब क्या है, इज डिफाइंड एज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज, मतलब नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ स्पीसीज, लेट्स से ह्यूमन, बिलो विच its number tend to increase and above which its number tend to decrease because of the शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन इस टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से इन्होंने ये कहा है कि मान लो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज़ रेड लाइन, ये वाली लाइन जो है वो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है। ओके, और इससे नीचे आपकी जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ अच्छे से देखने के लिए मिलेगा।
जब तक अर्थ आपको सपोर्ट करती रहेगी, जब तक ये चीज़ें सही देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ एक लिमिट से आगे बढ़ी तो अर्थ आपको सपोर्ट नहीं करेगी और वो इसको सीधा कर देगी, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन अ रीजन दैट द एनवायरमेंट कैन सपोर्ट सस्टेनेबली। ये कंसेप्ट नहीं भूलना है आपको, ओके। तो स्टेबल हो जाता है इक्विलिब्रियम, उससे ज़्यादा सपोर्ट करने का अर्थ के पास कोई और रास्ता नहीं है। तो ये जो एस शेप का कर्व बनता है ये कैरिंग कैपेसिटी से ही रिलेटेड यहाँ पर है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब मैं आपको एक लाइन और बता दूं, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, कंपेयर टू द एरियाज विद अ लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एरियाज विद द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टेंड टू हैव अ रिड्यूस्ड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू द ग्रेटर एक्सेस एंड डिमांड फॉर द मोर रिसोर्सेज। मतलब जहाँ पर लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत मनी होता है, यानी कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होती है, तो उन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। जब उन लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी तो वो और ज़्यादा चीज़ों को एक्वायर करना शुरू करेंगे, यानी कि वो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को कम करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं वहाँ पर अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि लोगों को रिसोर्सेज की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके पास पैसे होते हैं इसीलिए। इसी से ही रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट होता है प्लेनेटरी बाउंड्रीज का। सिंपल में समझाता हूँ कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज क्या होती हैं। प्लेनेटरी बाउंड्रीज बेसिकली अगर आप देखें तो इसकी एक डेफिनेशन समझो कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज अर्थ की वो लिमिटेशंस होती हैं जहाँ तक आप किसी काम को कर सकते हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप ओशन एसिडिफिकेशन कर रहे हो तो ये अर्थ की एक बाउंड्री है, ओके। इससे आगे अगर आपने ओशन एसिडिफिकेशन किया तो उसके घातक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। दिस इज बाउंड्री, दिस इज प्लेनेट की बाउंड्री, इससे ज़्यादा आपको ओशन एसिडिफिकेशन नहीं करना, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर उभर करके आया और ये दिखाता है कि हर एक मतलब अपने प्लेनेट की एक बाउंड्री होती है, उससे आगे आपको नहीं जाना, ओके। तो आप इसको लक्ष्मण रेखा कह सकते हो इन हिंदी, ओके। तो द कंसेप्ट चैलेंजेस द बिलीफ दैट रिसोर्सेज आर ईदर लिमिटलेस एंड इन्फिनिटली सब्स्टिट्यूटेबल इफ वी क्रॉस दीज लिमिट। अगर हमने इस लिमिट्स को क्रॉस यहाँ पर किया एब्रप्ट तरीके से या इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल चेंजेस कैन ओकर विद सीरियस कंसिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन काइंड पर सीरियस कंसिक्वेंसेज भी देखने के लिए मिलेंगे। द स्टेटस ऑफ ईच बाउंड्री हैज़ बीन अपडेटेड इन 2015 और उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज कितनी होती हैं। तो ये होती हैं आपकी प्लेनेटरी बाउंड्रीज। टोटल मिलाकर के अगर आप देखें तो केमिकल पोल्यूशन एक बाउंड्री है, क्लाइमेट क्राइसिस, ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन डिप्लेशन, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल दोनों एक के अंदर में ही कंपाइल होते हैं। फ्रेश वाटर यूज़ है, डिफॉरेस्टेशन, अदर लैंड यूज चेंजेस हैं, और बायोडाइवर्सिटी लॉस है और साथ ही साथ पार्टिकल पोल्यूशन है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। टोटल कितनी प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं? 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं और अगर इन बाउंड्रीज को चेंज किया गया तो इसके कंसिक्वेंसेज बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। तो ये 9 की 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो पॉइंट ये है कि हमने कुछ प्लेनेटरी बाउंड्रीज को पहले से ही ब्रीच कर दिया है, मतलब हमने कुछ लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया है। जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस रेड कलर में दिख रहा है ना, तो इन चीज़ों को हम जो है वो बदल चुके हैं। ये बायोडाइवर्सिटी लॉस काफ़ी आगे बढ़ गया है और इसके इम्पैक्ट हमें जल्दी देखने के लिए मिलेंगे और सीरियस कंसिक्वेंसेज होंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल को हमने बहुत भारी मात्रा में तबाह किया है और ऐसे ही क्लाइमेट क्राइसिस ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। ओशन एसिडिफिकेशन भी कम तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, ये भी धीरे धीरे उभर करके आ रहा है। तो इंडिया जो है उसने प्लेनेटरी बाउंड्रीज को क्रॉस भी किया है, जैसे फ्रेश वाटर यूज़ है या नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्लक्सेस हैं, इनको हमने जो है वो ब्रीच कर दिया है, ओके। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से याद रखो कि कुछ प्लेनेटरी बाउंड्रीज जो हैं वो ब्रीच भी हो चुकी हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो लिखा हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट जो हैं वो इस आर्टिकल से निकलते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चीज़ दी गई है और क्लोजिंग सेरेमनी का क्या मतलब यहाँ पर निकलता है। तो आपको पता है कि हम लाइफ को समझने के लिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ पर लॉन्च किए थे, ओके। और यही सब समझना था कि सेल कैसे डेवलप होती हैं और इस सब में जो डीएनए है उसका क्या रोल है इन सबको समझने के लिए, और जो ह्यूमन जीनोम है उसकी मैपिंग के लिए बेसिकली ये सब काम यहाँ पर किए गए थे। डीएनए की अगर हम बात करें तो द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3.1 बिलियन डीएनए केमिकल बेस पेयर। तो ये आपको ये जो हैं ये बेस पेयर होते हैं, ठीक है। इमेज में देखो जो ये वाली इमेज है, ठीक है, इसके अंदर ये जो हैं ये बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये बेस पेयर हैं और इस तरीके के लगभग 3.1 मिलियन के करीब बेस पेयर होते हैं, जिसमें आपका एडेनिन आ जाता है, थायामीन आ जाता है, ग्वानिन है और साइटोसिन है, ये सब आ जाते हैं। और लगभग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम भी ह्यूमन बॉडी के अंदर में यहाँ पर पाए जाते हैं।
hundreds of thousands of genes supply information for the production of protein on each chromosome। तो बाकी ये सब काम इनका यहाँ पर होता है। ओके और ये जो जीन्स हैं सब इंफॉर्मेशन सप्लाई का काम यहाँ पर करते हैं। इसको समझने के लिए, इसी सब चीज़ों को समझने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 1990s में जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है वो लेड किया गया बाय नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। दैट स्पार्क्स अ कंपटीशन बिटवीन द पब्लिक फंडेड कंसोर्टियम लेड बाय दिस ग्रुप कॉल्ड एंड नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी जो कि है आपकी सेलेरा जीनोमिक्स। ओके तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इसको इतना याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है कि किस इंस्टीट्यूट ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया था और किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। फर्स्ट फेज़ जो है वो इसका सन 2000 में यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और 2000 में कंप्लीट होने के बाद यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और NHGRI के डायरेक्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इन सब ने मिलकर के इसको कहा कि इसका पहला फेज़ जो है वो यहाँ पर समाप्त हुआ है। 2001 में इसका फर्स्ट एनालिसिस भी यहाँ पर किया गया कि जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस है वो आपकी पब्लिश भी की गई जर्नल नेचर के अंदर, और ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आनी शुरू हुई। ये जो एनालिसिस यहाँ पर हुआ है, इस एनालिसिस ने ये रिवील किया कि ह्यूमन जीनोम के अंदर कुल मिलाकर के केवल और केवल 30,000 से लेकर के 40,000 जीन्स यहाँ पर हो जाते हैं। ओके साइंटिस्ट जो है वो इससे कम उम्मीद रख रहे थे, लेकिन ये चीज़ें और ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। ओके सॉरी, यहाँ जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि लगभग 3.1 बिलियन के करीब होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30,000 से लेकर के 40,000 तक यहाँ पर देखे तो उस उम्मीद से काफ़ी कम जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो ये पहला ड्राफ्ट था जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने यहाँ पर रिलीज़ किया। 2003 तक अगर हम बात करें तो इस को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यूजिंग एडवांसेस सीक्वेंस टेक्नोलॉजीज मोर देन 90% ऑफ द ह्यूमन जीनोम जो है वो कंप्लीट हो चुका था सन 2003 तक। तो बेसिकली आपको जस्ट थोड़ी सी टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वो चल रही हैं। उसके बाद फाइनल जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो इसकी 2003 में पब्लिश हुई, और उसने कहा कि ह्यूमन शरीर में जो जीनोम है वो और कम होते हैं, यानी कि 20,000 से 25,000 तक होते हैं। तो ये हमारी और ज़्यादा यहाँ पर जो है जो सोचने की वो थी कि हम 3.1 बिलियन होने चाहिए थे, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए यहाँ पर मिले। तो जीनोम के बारे में आपको पता है कि जीनोम आपकी एक बेसिकली किसी भी स्पीसीज़ की कंप्लीट बुक होती है जो कि उसके बारे में बताती है, उसकी लाइफ के बारे में बताती है। और ये जो बुक्स हैं 2001, 2003 इस तरीके से ये बुक्स जो हैं उसके चैप्टर्स कंप्लीट किए गए, जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से जाना था। बेसिकली ये एक बुक है और इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स जो हैं वो समय समय पर ऐड किए गए। ओके जैसे पहला फेज़ निपटा, दूसरा फेज़ निपटा, तीसरा फेज़ निपटा, तो इस तरीके से काम जो है वो यहाँ पर हुए। एक बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन ह्यूमन जीनोम की वो हमने यहाँ पर तैयार करनी शुरू की। धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस हुई, शॉर्ट कमिंग्स भी देखने के लिए मिली, इसके साथ साथ कुछ कंसिक्वेंसेस भी देखने के लिए मिले। जो ओरिजिनल गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो था वॉज टू अरेंज एंड ओरिएंट एवरी बेस पेयर को आपका अरेंज करना था, उसको ओरिएंटेट करना था। दिस वाज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन थी। जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती जितनी कि आज यहाँ पर डेवलप हो गई हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसके पार्ट्स को फिनिश किया, जो भी कर सकते थे उन्होंने वो किया। द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ वाज ओनली पार्शली कंप्लीटेड, मिसिंग 8% ऑफ द जीन। लगभग 92% जीनोम मैपिंग जो है वो यहाँ पर कर ली गई। जितनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी वो सब हमने यहाँ पर की, जो हो सकता था वो हमने यहाँ पर जो है वो किया। जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी वाज फार मोर लिमिटेड, क्योंकि रिसर्चर्स जो है जब उन्होंने पहला यहाँ पर प्रकाशित किया, ओके फर्स्ट टाइम इसका रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की, तो 92% के करीब जो है वो यहाँ पर कर पाए थे इसको सीक्वेंस। और ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि 8% ऑफ द जीन्स जो है वो यहाँ पर सीक्वेंस नहीं हो पाए थे, मिस कर गए थे। तो 92% के करीब ये जो काम है वो यहाँ पर हो पाया। राइट, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको यहाँ पर इस तरीके से ध्यान में रखनी है। इन 2019 के अंदर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं इस सब यूनिवर्सिटी वगैरह के, या फिर ये सब जो लोग हैं, उन लोगों ने इस गैप को फिल करने के लिए वर्क जो है वो यहाँ पर शुरू किया। यानी कि जो 8% जीनोम सीक्वेंसिंग रह गई है, इसको पूरा करने के लिए वर्क 2019 के अंदर में यहाँ पर शुरू हुआ। तो आप देखोगे कि परसेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ा। 1990 में प्रोजेक्ट शुरू किया, हमारे पास 0% था, लेकिन सन 2000 तक आते आते लगभग हमने जो है वो यहाँ पर ये चीज़ें हासिल करनी शुरू की।
और बहुत ही खूबसूरत इमेज ये आपको दिखेगी। जो क्रॉस का मार्क मैंने लगाया है ये दिखाता है कि लगभग 92% के करीब जीनोम सीक्वेंसिंग हमने सन 2000 तक कर ली थी। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ी और जब टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई बाकी का काम तब यहाँ पर शुरू हुआ। 2019 में इस चीज़ को और ज़्यादा गति प्राप्त हुई जब इसको 8% गैप को फिल करने की कोशिश यहाँ पर की गई। बात समझ में आई? तो अभी क्या है, लगभग 100% के करीब ये चीज़ें हम हासिल कर चुके हैं सन 2020-2021 में। और कोविड-19 ने इस काम को और ज़्यादा बढ़ाया क्योंकि इसकी ज़रूरत बढ़ने लगी थी। तो ये ग्राफ आप अगर पेपर में बनाते हो तो अब बस जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको सब पता है, क्योंकि आपने अगर ये ग्राफ को बनाया तो समझ लो कि आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री पता है जस्ट एक ग्राफ से। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। उसके बाद आगे बात करें लाइट पोल्यूशन की, तो लाइट पोल्यूशन हर जगह है, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसके लिए, लेकिन लाइट पोल्यूशन जो है इसको लाइटली नहीं ले सकते। इसमें अगर हम बात करें तो ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। लाइट भी पोल्यूट करती है, लाइट पोल्यूशन इसको नाम दिया जाता है, इसको फोटो पोल्यूशन भी यहाँ पर कहा जाता है। और ये तब होता है जब आप एक्सपोज होते हो एक्सेसिव, इरिटेटिंग या अनवांटेड आर्टिफिशियल लाइट से। आर्टिफिशियल लाइट जो आप नहीं चाहते और आप उसको एक्सपोज कर जाओ तो दिस इज कॉल्ड लाइट पोल्यूशन। आप रात में सोने की कोशिश कर रहे हो और आपके पड़ोसी ने बहुत तेज़ लाइट आपके घर के बाहर ही जला रखी है और वो सीधे आपके मुंह पर पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड लाइट पोल्यूशन, क्योंकि आप नहीं चाह रहे हो और वो आर्टिफिशियल लाइट है। ओके, तो हर छोटी से छोटी लाइट भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी लाइट भी हो सकती है जो आपको इरिटेट कर रही है। तो ये रेस्पॉन्सिबल है लाइट पोल्यूशन के लिए। लाइट पोल्यूशन हैज़ ग्रोन टू गिगांटिक प्रोपोर्शंस टुडे, क्योंकि ये हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। ये जो वर्ड है पहली बार 1964 में न्यूज के अंदर आया जब एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर रिलीज की और इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर शुरू की। लाइटिंग की बात करें तो ये बेसिकली वाज इनिशियली यूज फॉर सेफ मूवमेंट। भाई लाइटिंग बहुत ज़रूरी थी लोगों के लिए, ठीक है। आप ट्रेड रूट्स पर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लाइट्स की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। सड़क पर चल रहे हो तो लाइट्स की ज़रूरत पड़ती। लेकिन आज क्या है कि रात में भी देखोगे तो बहुत सारे इन्वेंशन हो गए हैं, तो उसके चक्कर में लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। नाइट टाइम लाइटिंग इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, मतलब जितनी ज़रूरी है उससे कहीं हद ज़्यादा लाइटिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जिससे लाइट पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं। एज ऑन डेट अगर हम बात करें जून 2016 तक की, लगभग 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर लाइट पोल्यूटेड स्काई विदाउट नोइंग इट। आपको पता भी नहीं है, आपको लाइट पोल्यूशन से लगातार एक्सपोज किया जा रहा है, ठीक है। और सिटी में तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। बट लाइट पोल्यूशन डज नॉट ओनली कोज लॉस ऑफ नाइट टाइम डार्क स्काई, टू मच लाइट ड्यूरिंग द नाइट्स अपसेट द डे एंड नाइट साइकिल। तो अगर आप लाइट पोल्यूशन से एक्सपोज हो तो आपकी डे और नाइट की जो बेसिकली स्लीपिंग साइकिल भी हो सकती है वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब होती है। उसके अलावा द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन मेलाटोनिन विच इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रेन्स पीनियल ग्लैंड वो भी रिड्यूस हो जाता है, तो आपके शरीर में मेलाटोनिन जो है वो कम बनने लगता है। डार्कनेस इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ द पीनियल ग्लैंड, लेकिन आपको जो है वो बेसिकली देखने के लिए मिलेगा कि जब आप एक्सेसिव लाइट से एक्सपोज होते हो तो वो डार्कनेस का जो पीरियड है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता। मेलाटोनिन इंप्रूव्स बॉडी इम्यूनिटी एंड लोअर्स कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो इससे स्लीपनेस आती है, क्रोनिक फैटिक देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ प्रोलॉन्ग जेल्टिंग भी देखने के लिए मिलती है, लाइक कंडीशंस। ओके, इसके अलावा ओबेसिटी बढ़ जाएगी जब आपको स्लीप डिसऑर्डर होंगे। तो कुल मिलाकर लाइट पोल्यूशन के ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन द लिविंग पैटर्न ऑफ नॉक्टर्नल क्रिएचर लाइक आउल्स एंड बैट्स इज डिस्टर्ब। तो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, बैट्स हैं, आउल्स हैं, ठीक है, जो रात में देखते हैं, निशाचर कहते हैं जिनको, वो भी यहाँ पर जो है एक्सेसिव लाइट से उनको दिन जैसा फील होता है, तो उनकी भी स्लीप साइकिल जो है वो यहाँ पर बिगड़ती है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दे फीड ऑन पेस्ट विच आर हार्मफुल टू द एग्रीकल्चर क्रॉप। तो ये जो इंपॉर्टेंस है वो इनका खत्म हो जाता है धीरे धीरे। ऐसे ही सी टर्टल हैं, सी टर्टल भी आपके डे और लाइट इन चीज़ों को देख करके वर्क करते हैं। अपने ब्रीडिंग ग्राउंड पर किस तरीके से जाना है या फिर ब्रीडिंग ग्राउंड की मेंटेन किस तरीके से करनी है, या एग्स को ले करना है तो वो मौसम के किस समय में करना है। ओके, तो वो सब साइकिल यहाँ पर बिगड़ जाती है। तो इसके अलावा लाइट पोल्यूशन जो है वो बेसिकली 5 तरीके का होता है। आप देखोगे लिखा हुआ है ओवर इल्यूमिनेशन, ओके, फिर है ग्लेयर, फिर है क्लटर, फिर है स्काई ग्लो और फिर है लाइट ट्रेसपासिंग। तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं। अब लाइट पोल्यूशन के बारे में इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। लोगों को पता ही नहीं है कि लाइट पोल्यूशन भी कोई चीज़ होती है। तो एक्सेसिव लाइट जहाँ पर भी हो उसको बंद करें, ओके, और ये पोल्यूशन होने से जो है वो आपको बचाना पड़ेगा।
ओवर इल्यूमिनेशन मतलब हद से ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पर आपको दिख रही है, ऐसे ही आपका ग्लेयर हो सकता है, ओके, ऐसे ही आपका क्लटर है, और ऐसे ही स्काई ग्लो है, ऐसे ही आपका लाइट ट्रेसपास है। इनके बीच में अंतर जानने की जरूरत नहीं है, दिस इज सफिशिएंट। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रेमेडीज जो हम यहाँ पर ले सकते हैं? ओवर इल्यूमिनेशन जो कार पार्किंग एरिया में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, भाई कार पार्किंग एरिया में क्या है कि आपको अपनी गाड़ी दिखनी चाहिए बस कि हाँ ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पर दूर से ही दिख जाएगी कि हाँ वहाँ पर पार्क की थी और ये है। तो उसमें एक्सेसिव लाइटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बेहिसाब लाइटिंग वहाँ पर यूज़ की जाती है, तो ये सब ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड हाई वेटेज लाइट्स ऑन हाईवेज कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, ओके। तो भारी मात्रा में जो हाईवे पर लाइट इस्तेमाल की जाती है, बेसिकली आपको सिर्फ एक लाइट इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन उसके नीचे भी वो लोग जो हैं वो बेसिकली जो आप दिवाली वगैरह पर लाइटिंग इस्तेमाल करते हो ना, वो वाली लाइट्स भी वहाँ पर वो है वो लगा देते हैं, जबकि उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती। हाईवे पर आपको सिर्फ रोड जो है वो एक क्लियर तरीके से नज़र आनी चाहिए, दैट इज़ सफिशिएंट, ओके। तो उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। नाइट जर्नी में भी जो है लाइट है, ठीक है, तो उसको स्विच ऑन यहाँ पर कर दो कुछ समय के लिए, ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो। तो बेसिकली लाइट आप कैसे बचा सकते हो वो चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हो, अपने आप लाइट पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर है। अब देखो शॉप बंद होती है, अभी शॉप के ऊपर आप देखोगे तो रंग बिरंगे वो लगाने लगे हैं कि रात में भी वो चमकेगा कि हमारी शॉप का क्या नाम है, तो उसकी क्या ज़रूरत है रात में दिखाने की, ठीक है, उसको वहाँ पर बंद करके आओ। वो नाइट लाइट नाइट पोल्यूशन करती है। लाइट डेकोरेशन है सेलिब्रेशन के दौरान, तो डे में फंक्शंस होने चाहिए, ओके। तो ये चीज़ें ये कम की जा सकती हैं, मिनिमाइज लिखा हुआ है। वैसे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा ये एक छोटी सी इमेज दी गई थी, वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो डेवलप की गई। इसका नाम दिया गया है आपका ये लिखा हुआ है ना सेंट्रोमाइन, ओके। खैर नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये दिया गया था। दुनिया की पहली नॉन स्टेरॉयड है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके स्टेरॉयडल इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो ये सेफ भी यहाँ पर रहेगी। उसके अलावा फ्लाईवेज और माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में दिया गया था कुछ। इसके बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं फ्लाईवेज और किस तरीके से माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर इससे ट्रैवल करती हैं। फ्लाईवेज की अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं है, जैसे एयरप्लेन्स उड़ते हैं ऐसे ही ये भी रूट्स यहाँ पर होते हैं, और इसमें जो है वो माइग्रेटरी रूट्स इनको कहते हैं। और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड जो हैं वो जिस रूट को फॉलो करती हैं उसी रूट को फ्लाईवे का नाम यहाँ पर दिया जाता है। एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है, बर्ड जो हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन पर इन वेल डिफाइंड रूट्स के द्वारा उड़ती हैं, जिसको कहते हैं माइग्रेटरी फ्लाईवेज। इस समय अगर हम देखें देयर आर 8 रिकॉग्नाइज्ड शोर बर्ड फ्लाईवेज अराउंड द वर्ल्ड। टोटल 8 जो फ्लाईवेज यहाँ पर मौजूद हैं। एशिया पैसिफिक रीजन एज डिफाइंड बाय द मेन माइग्रेटरी रूट्स ऑफ वाटर वर्ल्ड, ये 3 अलग अलग तरीके के फ्लाईवेज से मिलकर के बना है। एशिया पैसिफिक पूरा जो रीजन है उसके अंदर 3 जो है वो फ्लाईवेज आ जाते हैं। एक है आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एक है आपका ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, और एक है आपका वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे। ये तीनों के तीनों मिलकर के लगभग 57 कंट्रीज और टेरिटरीज को कवर यहाँ पर करते हैं। इनमें से अगर हम ईस्टर्न एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे को यहाँ पर उठा लें तो इसको सबसे ज़्यादा स्टडी यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये साइबेरिया को सीधे आप देखोगे कि साइबेरिया और अलास्का को ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से डायरेक्टली यहाँ पर जोड़ता है। तो सीधे साइबेरिया के पक्षी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाते हुए दिखाई देते हैं, ओके। तो इससे लगभग 5 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स को हर साल फायदा होता है। इंडिया जो है वो आपको पता है कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर पड़ता है, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है वो लगभग 30 कंट्रीज को जोड़ता है। सीधे आर्कटिक को इंडियन ओशन से जोड़ता है, तो इंडिया इसके बीच में आ गया, ओके। और इंडिया में जितनी भी वाटर बर्ड्स यहाँ पर आती हैं वो सब सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से यहाँ पर आएंगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर जितनी भी बर्ड्स आएंगी वो सब ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे के जरिए आएंगी। तो ये थोड़े थोड़े से पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा ये जो माइग्रेटरी रूट्स हैं ये बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रीडिंग साइट्स टू द नॉट ब्रीडिंग साइट्स, दे आर अदरवाइज कॉल्ड द विंटरिंग साइट्स, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया फॉल्स इन 3 फ्लाईवे जोन, एक है आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, ओके, और जो है आपका एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे। तो इस तरीके से मैं आपको अगर मैप बना करके दिखाऊं, ये रहा, ठीक है, ये एक जस्ट रफ मैप है, ओके, ये रहा। तो यहाँ पर जो ये वाला इलाका है ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से तो गुजरता है आपका ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, ओके। पूरे बीच के सेंटर से गुजरता है आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, और यहाँ वेस्ट से जो गुजरता है वो है आपका एशियन
जो आपका एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे। ओके, तो ये तीनों जो हैं वो आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट अफ्रीकन, तो अफ्रीका की नज़र में ईस्ट देखना है, ना कि इंडिया की नज़र में ईस्ट देखना है। तो अफ्रीका की नज़र में ईस्ट क्या हो गया, इधर का इलाका यानी कि हमारा वेस्ट इलाका। तो यहाँ से गुजरता है आपका एशियन ईस्ट अफ्रीकन। बेसिकली जो है वो ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो आपकी आती है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाकी के दोनों भी हमारे पास मौजूद हैं। ओके, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो लगभग 370 के करीब माइग्रेटरी स्पीसीज़ इन फ्लाईवे से यहाँ पर आती हैं। इसमें से लगभग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से 274 माइग्रेटरी स्पीसीज़ आती हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो ये स्पीसीज़ की पॉपुलेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्पीसीज़ सच एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड सोशिएबल लैबिंग है, या फिर ब्लैक नेक्ड क्रेन है, या फिर आपका इंडियन स्कीमर है, या बार हेडेड गूज है। ये सब जो स्पीसीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रीजन से आती हैं। माइग्रेशन जो है वो आपको पता है क्या होता है, एक रेगुलर रिकरेंट साइक्लिकल सीजनल मूवमेंट होती है पॉपुलेशन की, जो कि जियोग्राफिकल लोकेशन को दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन से जोड़ती है, और इससे जो है वो इवेंचुअल रिटर्न देखने के लिए मिलता है ओरिजिनल प्लेस ऑफ डिपार्चर। देखो गर्मी का मौसम है तो एक जगह चले गए, सर्दी का है तो दूसरी जगह चले गए। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, और माइग्रेटरी बर्ड्स इस काम को करती हैं, अपनी साइकिल ऑफ माइग्रेशन को ईयरली बेसिस पर रेगुलेट करती हैं। बर्ड्स माइग्रेट फॉर मैनी रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, लाइक फूड रिसोर्सेज की कमी हो गई तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसके अलावा क्लाइमेट दूसरी जगह माइल्डर है तो आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है। आप विंटर को नहीं सहन कर सकते तो विंटर की जगह पर आप समर में जा सकते हो, जैसे कि इंडिया में आती हैं। ओके, उसके अलावा कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर कंपटीशन कम है या ज़्यादा पक्षी नहीं है लेकिन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के मूव कर सकते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल ट्रिगर भी हैं जो कि डे लाइट और डार्कनेस के रेशियो को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो पक्षी हैं उनको यहाँ पर लगातार मूवमेंट करनी पड़ती है। तो ये भी एक रीज़न यहाँ पर होता है। इसके अलावा आपको पता है कि आर्कटिक भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो है वो गर्म हो रहे हैं। उसके अलावा आपको पता है कि ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहे हैं, ओशियंस और तेज़ी से गर्म हो रहे हैं, तो बर्ड्स और ये सब जो है वो पोल की तरफ मूव करने लगे हैं। तो माइग्रेशन जो है वो एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का फिनोमिना है बेसिकली, और फूड प्रोडक्शन हो या फिर सेटलमेंट के लिए एरिया ढूंढना हो, माइग्रेशन उसमें हमारी जो है वो सब जगह पर मदद करता है। माइग्रेशन स्पीसीज आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करती हैं। एज द प्रेशर ऑन दीज एनिमल स्पीसीज लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है वगैरह वगैरह है, या फिर ह्यूमन मेड थ्रेट्स जो हैं वो इसमें माइग्रेशन में ऑब्स्टेकल जो है वो पैदा कर रहे हैं, जिससे कि ये थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन होती चली जा रही हैं। इसके लिए एक कन्वेंशन है इसको बचाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ये ओनली ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि इस चीज़ से डील करती है कि माइग्रेटरी स्पीसीज का कंजर्वेशन किया जाना चाहिए, उनके हैबिटेट को बचाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ओवरलैप देखने के लिए मिलता है। जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, या अगर मैं कहूँ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, उसके जो बेसिकली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की जो बेसिकली गाइडलाइंस हैं, या फिर आपकी जो दूसरी है कॉल्ड एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, इन दोनों के बीच में कुछ आपका ओवरलैप मिलता है। देखो ये जानने की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी CMS। ओके, तो इतना ध्यान में रखो। और इसकी वजह से आप देखोगे कि हेग वगैरह नीदरलैंड में इसके लिए मीटिंग्स वगैरह भी यहाँ पर होती रहती हैं। 16 आउट ऑफ द 30 कंट्रीज़ जो कि आपकी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से यहाँ पर गुजरती हैं, वो आपकी इस एरिया में भी मौजूद हैं। दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, इसमें भी इंक्लूड हैं। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। इसमें ओवरलैप किस चीज़ का, साथ में मिलकर के काम करो। आपको दो अलग अलग इंस्टीट्यूट साथ में मिलकर के वर्क करा रहे हैं तो आपको उसके साथ में करना चाहिए। इंडिया के अंदर में भी आप देखोगे तो वर्ड स्पीसीज़ की इतनी सारी स्पीसीज़ मिल जाएंगी। इसमें से लगभग 257 जो है वो वाटर बर्ड की स्पीसीज़ हैं, 81 जो हैं वो माइग्रेशन के थ्रू यहाँ पर आती हैं, यानी कि सीजनल माइग्रेशन होता है। और लगभग पहली आर्कटिक रीजन में आती हैं, हिमालय के सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट में, यूरोप वगैरह से यहाँ पर आती हैं। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और मोस्ट एवेंडेंट जो हैं इसमें डक्स होती हैं, या फिर गीज होते हैं, या वेडर्स होते हैं, या शोरे बर्ड्स होती हैं, क्रेन। ये 5 तरह की जो प्रजातियां हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आती हैं। इंडिया सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बिल्कुल कोर रीजन में यहाँ पर आता है, और एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट विंटरिंग पॉपुलेशन ग्राउंड बनता है वाटर बर्ड स्पीसीज़ के लिए। इंडिया जो है वो एक की ब्रीडिंग एरिया भी है बहुत सारी वाटर बर्ड्स के लिए, जैसे कि पिग्मी कोरमोरेंट है, या फिर रूडी शेलडक है, ठीक है, वाइट फ्रंटेड गूज है, या फिर आपकी डालमेंशियन पेलिकन है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बर्ड्स की पॉपुलेशन को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये सब यहाँ पर आती हैं। या साइबेरियन क्रेन है, या फिर वुड डक है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी।
इंडिया हैज़ डेवलप्ड सपोर्टिव लेजिस्लेशन जिससे कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया ने कई सारे बायलैटरल एग्रीमेंट भी किए हुए हैं नाइबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि माइग्रेटरी वाटर वर्ड्स को सेफगार्ड किया जा सके और जो कि उनके नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की हैं। जैसे इंडिया के अंदर बात करें तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, जो कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा उसको यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। और इसने कहा है कि जो माइग्रेटरी वाटर वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क इसी के अंदर में लिखा हुआ है। जितने भी वेटलैंड हैं और वाटर वर्ड्स हैं उन दोनों का साथ में कंजर्वेशन करना है। इसके अलावा वेरियस अदर लेजिस्लेशंस भी हैं, लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, कोस्टल जोन रेगुलेशन एक्ट है। ये सब कुछ सपोर्टिंग एक्ट हैं जो कि माइग्रेटरी वाटरफॉल या जो माइग्रेटरी यहाँ पर आपकी स्पीसीज़ हैं उनके कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्दर इंडिया जो है वो सिग्नेटरी भी है बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें की कंजर्वेशन की जा सकती है माइग्रेटरी बर्ड्स की। जैसे रामसर कन्वेंशन के हम यहाँ पर मेंबर हैं, ओके। ऐसे ही CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के भी हम मेंबर हैं, ओके। और यहाँ पर आपको मिलेगी कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि इंडिया और रशिया के बीच में टाइज हैं, उसके बीच में हम प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज़ के तो हम मेंबर हैं ही, जैसा कि आपको बताया गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे चलें, लिखा हुआ है मैनी फेसेस ऑफ फीकस, ओके। तो जो मल मूत्र है काफ़ी भारी मात्रा में जनरेट होता है ह्यूमन के द्वारा, ओके। तो उसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, मैनी फेसेस लिखे हुए हैं तो उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, बट आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। लगभग 9.5 बिलियन US डॉलर का फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर हम जो ह्यूमन फीकस है या ह्यूमन वेस्ट है उसको कलेक्ट और उसको यूज़ करना शुरू कर दें बायोगैस जनरेशन के लिए। और ऐसा सब काम जो है वो इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यूथोपिया जो है वो कर सकते हैं, ओके। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बट बायोगैस जनरेशन तो दुनिया को पता है कि ये सब काम यहाँ पर होना है। इसके अलावा कुछ और फंक्शन भी हैं जो आपका जो ह्यूमन वेस्ट है वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। तो उन सब फंक्शंस के अंदर आप देखोगे कि जैसे फोरेंसिक साइंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजनेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, बायोगैस प्रोडक्शन और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब आप सुझाव लिख रहे हो किसी भी वेस्ट को ख़त्म करने के तो अलग अलग चीज़ों में लिख सकते हो। फर्टिलाइजर में कैसे, भाई आपको पता है कि जैसे एनिमल फीकस है तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम मैन्यूर के रूप में, ऐसे ही जो ह्यूमन वेस्ट है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस तरीके के मिनरल्स इजिप्शियन, रोमन्स, बेबीलोनियंस इन सब के द्वारा पहले भी इस्तेमाल यहाँ पर किए गए हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज़ करके एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज हमने बिगाड़े हैं, तो अब हम ह्यूमन वेस्ट का इस्तेमाल करके इसको सुधार सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल बनाने में, दैट इज कॉल्ड बायोमास फ्यूल हो या फिर आपका जो बायोगैस है उस सबको बनाने में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फोरेंसिक एविडेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक जो आपका फीकस है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आप देखो हरासमेंट या सेक्सुअल असोल्ट के केसेस हो सकते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। फीकस मैटर को आप एनालाइज करके ये भी पता लगा सकते हो कि किसी बंदे ने, मतलब उस बंदे ने ड्रग यहाँ पर ली है या नहीं ली है, ओके। तो ये सब चीज़ें भी आप पता लगा सकते हो, ब्लड ग्रुप पता लग सकता है और ये सब चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा मेडिसिन एंड डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है, ओके। और इसके लिए ब्रस्टूल स्टूल इसके जो है वो यहाँ पर डेवलप की गई है, जो कि ह्यूमन फीकस को जो है वो 7 डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स में यहाँ पर जो है वो बांटती है, और जिससे कि क्लिनिकल और रिसर्च फील्ड दोनों को यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो टेक्निक है वो आपकी फीकल बैक्टीरिया को या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम वन हेल्दी पर्सन टू अनदर उसमें ट्रांसफ़र कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉफ़ी के अगर हम फील्ड में बात करें, ऑन द अदर एंड कॉफ़ी लुवाक, ये एक तरीके से कोवेट कैट कॉफ़ी है विच कंसिस्ट ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड कॉफ़ी चेरीज विच हैव बीन ईटन एंड डिफेक्टेड बाय द एशियन पाम सीवेट। तो एशियन पाम सीवेट बेसिकली कॉफ़ी के बीजों को खाता है और उसको खाने के बाद जो फीकस यानी कि बेस निकलता है उसको एज अ कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये आप देख सकते हो कि $1 1 किलो मतलब $100 की यहाँ पर मिलती है। आर्कियोलॉजिकल जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, DNA एनालिसिस वगैरह के अंदर में, और ये चीज़ें भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
उसके बाद आगे बात करें तो नॉइज़ पोल्यूशन को रोकना है, रेगुलेट करना है डेंजरस डेसिबल्स को। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। नॉइज़ की अगर हम बात करें तो बेसिकली डिफाइन की जाती है अनवांटेड साउंड जो कि हिट करती है ईयर्स को। लाइट पोल्यूशन के बारे में पढ़ा तो अनवांटेड लाइट जो कि हिट करती है आपकी जो है वो आँखों को, लेकिन यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन अनवांटेड साउंड जो है वो आपके ईयर्स को हिट यहाँ पर करती है। तो साउंड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, हेल्थ कंसिक्वेंसेज और एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज भी देखने के लिए मिलते हैं। फर्दर अगर हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड यहाँ पर हो तो वो और ज़्यादा हजार्डस यहाँ पर हो जाती है। इंडिया में जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसके लिए कोई डायरेक्टली डिफाइंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं है, ओके, लेकिन हमने जो है वो कई सारे लॉज बनाए हुए हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हैं, बट इंडिया में ये चीज़ें नहीं चलती। दिट डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया। हाउएवर आर्टिकल 19(1)(a) है या आर्टिकल 21 है, वो आपका इस तरीके की बातें करता है कि राइट टू लाइफ प्रोवाइड कराना है, तो उसके हिसाब से नॉइज़ पोल्यूशन कम करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या फिर आपका जो राइट टू लाइफ है वो यहाँ पर खतरे में आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर अलग से आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर ध्यान में रखना है। नॉइज़ पोल्यूशन के लिए इंडिया के अंदर कुछ क्रिमिनल एक्ट्स की बात करें तो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के अंदर बात करें तो इसका जो सेक्शन 268 है वो नॉइज़ को कंसीडर करता है एज अ पब्लिक न्यूसेंस। ओके, मतलब अगर नॉइज़ के कारण इंजरी होती है या डेंजर होता है या किसी को एनोयंस होती है तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है उस पर्सन पर जो कि उस नॉइज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर है। जैसे गलत तरीके से डीजे बजाए जाएँ और उससे किसी को हार्म यहाँ पर हो, इंजरी हो, डेंजर हो या फिर उसकी सुनने की क्षमता चली जाए तो उसके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी यहाँ पर डिफाइन की गई है। ऐसे ही अलग अलग सेक्शन है, 290 वगैरह हैं, ये सब आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर में भी पोल्यूशन को प्रोवोक करने वाले ऐसे सभी लोगों के लिए सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। हर तरीके के पोल्यूशन को रोकने की बात यहाँ पर की गई है। इंडियन पुलिस एक्ट है या फिर द पुलिस एक्ट है 1861 का, इसके अंदर भी बात है। देखो क्या लिखा हुआ है, नोट इंपॉर्टेंट। एक तो हम नॉइज़ पोल्यूशन को पढ़ रहे हैं जो कि यूपीएससी बहुत ही कम चांसेस है पूछेगा, उसके बाद भी हम नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जस्ट ओवरव्यू लीजिए यहाँ पर कि रेलवे एक्ट में भी इसको लिखा हुआ है, क्योंकि रेलवे से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ यहाँ पर होता है। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट के अंदर में भी काफ़ी भारी मात्रा में नॉइज़ होता है जब एक एयरक्राफ्ट उड़ता है। ओके, तो उसके लिए भी जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। इसके अलावा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स जिसको 1986 के रूल्स कहते हैं, उसके अंदर में भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के नाम से नॉइज़ पोल्यूशन को खत्म करने की बात लिखी हुई है। अब कौन सी एंट्री, कौन सी शेड्यूल, कैसे लिखा हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ओके, समझने की कोशिश करो, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 यहाँ पर साफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं, और ये स्पेशली नॉइज़ पोल्यूशन को अर्बन और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। आप हाई पावर मशीन का इस्तेमाल कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कैसे नॉइज़ को जो है वो रेगुलेट करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, उन सब की बात इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में की गई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इन द इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम जो कि नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। ओके, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है, और इसी के साथ आपकी ये जो पत्रिका है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, और इसमें आपको और कुछ भी यहाँ पर नहीं पढ़ना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। पीडीएफ चाहिए ओरिजिनल तो मैंने बताया कैसे मिलेगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, कुछ नहीं करना, @BEIAS और 1 पर आपको मुझे जो है वो मैसेज भेजना है। ओके, और मैं आपको QR कोड वगैरह भेजूंगा, 10 रुपीज़ पे कीजिए और मैगजीन आपके हाथ में होगी। ओके, 60 पेजेस ऑफ नॉलेज जस्ट इन 10 रुपीज़, तो इससे बढ़िया कहीं और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को एंड करते हैं, और इसी के चलते इतने सारे जो आर्टिकल्स थे सब आपके काम के हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत मैगजीन यहाँ पर प्रकाशित हुई है। ओके, और काफ़ी कुछ हमने यहाँ से जो है वो जाना। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।